बच्चों, अभी हमने अध्याय 1 पढ़ा व्याकरण में, भाषा और व्याकरण के बारे में। ठीक है ना, कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। अब हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे वर्ण क्या है। ठीक है, वर्ण को हम दूसरे शब्दों में अक्षर भी कहते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, कुछ साउंड्स निकलती हैं। ठीक है, इन्हीं ध्वनियों से शब्द बनते हैं। प्रत्येक ध्वनि का एक लिखित रूप होता है, इसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उदाहरण क, च, ट, त, प, है ना। क, ख, ग, घ ये सब क्या है, वर्ण है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण है क्या? तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, हम जैसे हिंदी भाषा बोलते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई है वर्ण। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, तो इससे छोटा तो और कुछ नहीं होता ना। इसलिए वर्ण क्या है, यानी अक्षर क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यह आपका पहला एक प्रश्न बनेगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। अब आगे प्रश्न आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। जहां पर अनेक वर्ण हो, वर्णों का समूह हो, तो निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, आगे प्रश्न बनता है। तो हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, उ, ओ ये स्वर हैं। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वे स्वर कहलाते हैं। अब जैसे स्वर कितने हैं आपके? 11 स्वर हैं। ठीक है, तो अ, ई, उ, री, इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे अ, ई, उ, री, सबसे कम समय लगा। अब यहीं पर आ, ई, उ, ए, ओ, तो इनको बोलने में हमको अ, ई, उ, री स्वरों से दोगुना समय लगा। ठीक है ना, अधिक समय लगा। तो अभी तो आप लोग छोटी क्लास में हैं, तो इसलिए आपको है ना, स्वरों के भेद नहीं बताए, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो आपको बस ये बता दिया गया कि आ, ई, उ और री जो है ये इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ओ, तो इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसको बोलने में हमको ज्यादा समय लगता है। ठीक है ना, तो आपने अभी जो देखा वो ये देखा, अभी ये जो सुना आपने मेरे मुंह से वो सुना कि भाई वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला क्या है? कि निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उनको हम कितने वर्गों में बांटते हैं? तो हम 2 वर्गों या 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं स्वर और एक को कहते हैं व्यंजन। तो आ, ई, उ, री, ओ, तो ये है स्वर। तो अभी तो हमारे लिए इतना जानना ही काफी है। अब हम इसके बाद आप बात करते हैं व्यंजन क्या है। ठीक है ना, तो बाकी बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि आपके लिए अभी इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, अभी आपके लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि भाई वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। तो अब स्वर तो हमने पढ़ लिए थे कि आ जो है उससे अ तक, अ से अ तक ये 11 स्वर हैं। ठीक है, अब व्यंजन क्या है? तो व्यंजन है कि अब स्वर क्या थे? कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में हमको
किसी अन्य स्वरों की सहायता या किसी अन्य वर्णों की किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो वो तो होते हैं स्वर, लेकिन अब व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो व्यंजन है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। ठीक है। अब व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, 33। स्वर कितने थे? 11 थे। तो कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो है 44। अब ये देखेंगे हम लोग कि व्यंजन कौन कौन से हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, या, र, ला, व, श, श, स, ह। तो ठीक है, तो ये तो है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आपको उच्चारण में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं। क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है ना। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो जब हम व्यंजन पढ़ते हैं तो आपको ये पूरी जो है ना ये व्यंजन याद होने चाहिए, है ना। अब जो क से शुरू होता है, जो व्यंजन वर्ग जो शुरू होता है उसको क वर्ग कहते हैं। जो च से शुरू होता है वो 5 वर्णों को हम व्यंजनों को च वर्ग कहते हैं। जो ट से शुरू हुआ वो ट वर्ग हुआ, जो त से शुरू हुआ वो त वर्ग हुआ, और जो प से शुरू हुआ वो प वर्ग हुआ। य, र, ल, व यानी इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये गले के अंदर से, जैसे हम आप बोलेंगे ना, अभी मेरे साथ में बोलिएगा जरा, य, र, ल, व, तो आप गले पे हाथ रख के आप बोलिए तो आपको ऐसा लगेगा कि गले के अंदर से कहीं से आवाज आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और श, श, स, ह, तो श, श, स, ह का जब उच्चारण करते हैं तो आपका अपने मुंह में हल्की सी ऊष्मा यानी कि गर्मी सी लगती है, तो इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो अभी तो आपके लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि व्यंजन कितने हैं और व्यंजन की परिभाषा। पहले तो आप परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे जो है व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजन है 33। ठीक है। अब इसके बाद अभी तो मेरे हिसाब से आपके लिए केवल इतना ही जानना काफ़ी है, ठीक है ना। अब जैसे कि द्वित्व व्यंजन क्या है, तो द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं? दो समान व्यंजनों का जहाँ पर मेल होता है, जैसे कि पक्का में क और क, है ना, व्यंजन जो है उनका मेल हो रहा है, तो यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? जहाँ पर 2 अक्षर मिलते हैं, है ना, तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर 2 या 3 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। तो इसमें पहला या दूसरा व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा या तीसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे त्योहार, तो त क्या है? स्वर रहित है ना, और य जो स्वर के साथ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहला या दूसरा जो है वो स्वर रहित होता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब उसके बाद हम थोड़ा सा र के भी विभिन्न यहाँ पर रूप दिए हुए हैं, तो अभी तो आपके लिए इतना जानना ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपके लिए मेन जो जानना ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अवर्ण विच्छेद क्या होता है कि वर्ण वर्ण तो आप जानते ही हैं, अक्षर का वर्ण कहते हैं। अब विच्छेद मतलब इसको अलग करना। जैसे कि कोई एक शब्द दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपको अचार एक शब्द है, देखें आप, वर्ण विच्छेद यहाँ पर दिया जा रहा है आपको अचार। तो इसमें क्या है कि इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो चूंकि स्वर है ये ऐसे ही उतरेगा। अब च व्यंजन है तो च के साथ यहाँ पर कौन सा स्वर है? आ स्वर है, तो च के नीचे हलंत। क्योंकि आपको बताया ना कि व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं लिखे जाते हैं। तो अब च जो है वो व्यंजन है तो च के नीचे हलंत लगेगा। अब इसके साथ यहाँ पर स्वर आया आ, तो ये हो गया अ चा। अब र, तो र व्यंजन है और उसके साथ अ स्वर है, तो ये अचार का वर्ण विच्छेद हुआ।
ठीक है। अब ये वर्ण संयोजन क्या है, तो अलग अलग वर्णों को मिलाना जो है वो वर्ण संयोजन कहलाता है। ठीक है ना। तो वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग करना, और संयोजन वर्णों को मिलाना। ठीक है। तो आपके लिए तो अभी इतना जानना काफ़ी है कि आप ये जान लें कि वर्ण क्या है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला क्या है, तो निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। स्वर क्या है, कि जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श जो है संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। वर्ण विच्छेद बहुत आसान है। शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, नाम से ही पता चल रहा है आपको। वर्ण संयोजन, तो विच्छेद में हम वर्णों को अलग करते हैं और संयोजन में हम अलग वर्णों को मिलाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो इतना आप थोड़ा सा जान लीजिए कि वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन क्या है, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो आज आप इतना जान लें और कल मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी। अच्छा, अध्याय 1 मैंने जो आपको पढ़ाया था तो मुझे आशा है वो समझ में आया होगा। उसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेजे थे, तो वो प्रश्न उत्तर आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आप अपनी कॉपी में उसको कर लीजिए। काम सफाई से कीजिए। जो नहीं समझ में आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट जो मैं क्लास आपकी लूँगी तो उसमें उस बात को हम समझा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर कल इसके प्रश्न उत्तर मैं भेजूँगी।